चलो चलो इधर देखो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिंग लिंक के बारे में। लास्ट क्लासेस में हम देख रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हमने फॉसिल्स देख लिया है, होमोलॉजी एंड एनालॉजी देख लिया है। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कनेक्टिंग लिंक की। आज मेनली हम कवर करेंगे कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, और हो सके तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्लियर? चलो तो हेडिंग डाल लो कनेक्टिंग लिंक। देखो कनेक्टिंग लिंक में मैं कुछ चीज़ें लिख दे रही हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाना शुरू करूँगी, ठीक है? तो मेरे साथ साथ नोट कर लेना। चलो इधर देखो, हाँ बाद में लिखना। अब इधर देखो, देखो हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब होता है बीच की कड़ी, यानी कि आपका जो भी हम इवोल्यूशन पढ़े हैं, हम शुरुआत से देखे हैं कि पहली बार लाइफ कहाँ आई थी? ओशियन में आई थी, राइट? उसके बाद धीरे धीरे लाइफ कहाँ पे आई? लैंड पे आई, ठीक है। और ओशियन की भी मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो कुछ ऑर्गेनिज्म आए थे, लेकिन मैं कनेक्ट करना चाहूँ अगर, तो आए थे कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, है ना, कीमोट्रॉफिक। फिर कीमोट्रॉफिक से वो किस में बदले थे? फोटोट्रॉफिक। अगर ये आपको नहीं पता तो जाके वीडियो देखो, इस चीज़ की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया आए थे, उसके बाद कौन आए थे? फोटोट्रॉफिक। मतलब कि वो क्या करने लगे थे? फोटोसिंथेसिस करने लगे थे, यानी कि धीरे धीरे वो क्या बना देंगे? प्लांट्स बना देंगे। अच्छा, ये प्रोसेस अभी कहाँ चल रही है? पानी के अंदर, ओशियन के अंदर। तो जो प्लांट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एक्वाटिक प्लांट्स, है ना। फिर एक्वाटिक प्लांट से धीरे धीरे प्लांट्स कहाँ आए? लैंड पे आए। फिर प्लांट से क्या बना था? एनिमल्स बना था। और फिर एनिमल्स में भी कई सारे तरह के एनिमल्स बने थे। ऐसा हमने पढ़ा, एक मोटा मोटा हमने आइडिया लगा लिया, ठीक है। तो देखो, जब हमने ये सारी प्रोसेसेस पढ़ी तो हमारे पास कुछ एविडेंस तो होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था। हम हवा में थोड़ी बात कर देंगे कि ऐसी चीज़ें हुई थी, कुछ हमें कनेक्शन दिखना चाहिए, तभी हम बात करते हैं। साक्षी इधर देखो, तो पहली बात तो हमारा था कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बने थे, एकदम बेसिक केमिकल इवोल्यूशन, है ना। नॉन लिविंग थिंग से लिविंग बना तो कुछ उसके बीच की कड़ी हमारे पास होना चाहिए कि नॉन लिविंग और लिविंग जो दोनों की तरह बिहेव करे, ठीक है। फिर एक्वाटिक प्लांट से टेरेस्ट्रियल प्लांट बना तो हमारे पास कुछ बीच का कड़ी होना चाहिए कि एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल के बीच वाला क्या है ना। फिर उसके बाद प्लांट से जो एनिमल बना था तो कोई हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हो, यानी वो दर्शाए कि प्लांट से क्या बने हैं? एनिमल्स बने हैं। बात समझ में आई? तो वही चीज़, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, जो दो चीज़ों को हमारे कनेक्ट कर रहे हों। बात समझ में आया? ठीक है। तो देखो एक एक करके देखते हैं ये कनेक्टिंग लिंक कौन कौन है। वैसे तो बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मेन बात करें तो देखते हैं। पहला आपका कनेक्टिंग लिंक है वायरस। क्या है? वायरस आपका कनेक्टिंग लिंक है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का, यानी कि पहले नॉन लिविंग कुछ था और उससे चीज़ें लिविंग बनी हैं, ये उसके बीच की कड़ी है। कहने का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा? इसके अंदर सेल नहीं होती है, और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ए सेलुलर। क्या कहते हैं? ए सेलुलर, ठीक है। मैंने आपको कभी बताया भी होगा कि तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ए सेलुलर, दूसरा होता है बट सेलुलर क्या? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और तीसरा होता है मल्टी सेलुलर। ए मतलब होता है कि सेल क्या है? एब्सेंट है, इसके अंदर सेल ही नहीं प्रेजेंट है। यूनी मतलब होता है एक सेल प्रेजेंट है, और मल्टी मतलब कई सारी सेल प्रेजेंट हैं, अनेक सेल प्रेजेंट हैं। कुछ मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन सेल बनाने के लिए हमें कुछ डेफिनेट चीज़ें चाहिए होती। पहली चीज़, हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए होती है। दूसरी चीज़,
उस सेल के अंदर हमें एक साइटोप्लाज्म चाहिए होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तभी हम किसी को सेल कहते हैं। उसकी एक क्राइटेरिया है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए तभी हम उसको सेल कहते हैं, और इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो हम उसे सेल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म मिसिंग है, साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बस प्रोटीन की कोटिंग होती है उसके पास और जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए हम उसको सेल में काउंट नहीं करते। वायरस कोई भी सेल नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर जब किसी बॉडी के बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे किसी भी जानवर या इंसान के या प्लांट के अंदर वो घुस गया तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, मेटाबॉलिज्म करने लगता है। लिविंग का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है मेटाबॉलिज्म। किसी भी चीज़ को लिविंग अगर आप कह रहे हो तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना ही होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कोई भी मेटाबॉलिज्म शो करता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसे क्या मानने लगते हैं? लिविंग। इसीलिए वायरस को किसी बॉडी के अंदर हम लिविंग मानते हैं और बॉडी के बाहर क्या मानते हैं? नॉन लिविंग। यानी कि ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, तो दोनों के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक। बात समझ में आई? वायरस क्लियर हो गया। आ जाओ ब्रायोफाइट पे। लिविंग थिंग्स बने थे, फिर मैंने अभी आपको बताया कि उससे क्या बने हैं? एक्वाटिक प्लांट्स बने हैं। एक्वाटिक प्लांट से फिर क्या बने हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो इसके बीच का कुछ होना चाहिए जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, तो ऐसा है आपका ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट का नाम सुना होगा। ठीक है, हाँ, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहते हैं। एम्फीबिया मतलब ऐसी ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सके और जो ज़मीन पे भी रह सके। अगर एनिमल्स की बात करूँ तो ऐसा मेंढक होता है, मेंढक पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है? आपका ब्रायोफाइट, जो किनारों पे पाया जाता है, नदी के किनारों पे पाया जाता है। उसको पानी की भी ज़रूरत होती है और थोड़ा बहुत वो लैंड पे भी रहता है। बात समझ में आए? इसीलिए इसे कहते हैं कि ये एक्वाटिक प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक, उन्हें जोड़ रहा है कि इसी से धीरे धीरे आगे बढ़ करके क्या बने हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट बने हैं। बात समझ में आई? फिर अब प्लांट से क्या बने हैं? एनिमल्स बने हैं। प्लांट के बाद कौन बना था? एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल के बीच का हमको कनेक्टिंग लिंक चाहिए, तो वो होता है आपका यूग्लिना। यूग्लिना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना। इसके लिए एक बात कही जाती है, ये कहाँ मिलता है? ओशियन में मिलता है। ठीक है, यूग्लिना ओशियन या वाटर में मिलता है। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ओशियन में देखो, ओशियन बहुत गहरे होते हैं, अगर ये बहुत गहराई पे हो तो इसे लाइट नहीं पहुँचेगी इस तक। ठीक है, अगर इस तक लाइट पहुंचती है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, अपना खाना खुद बनाएगा जैसे प्लांट्स बनाते हैं। लेकिन अगर इसको लाइट नहीं मिली तो ये कैसा बन जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स, अपने आसपास की चीज़ों को खाना शुरू कर देता है। यानी ये एनिमल की तरह भी बिहेव कर रहा है और प्लांट की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये क्या हो गया? प्लांट्स और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक। क्लियर? बात आ जाती है बेलेनोग्लॉसस की। ये भी एक आपका समुद्र में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बेलेनोग्लॉसस, एक बार प्रोनाउंस करो मेरे साथ, बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, हमें हमने नाम पता होता है, इमेजिन हमें होता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, जैसे अभी साक्षी नहीं बोल पा रही थी। ठीक है, तो नाम प्रोनाउंस जैसे ही मैं करती हूँ आप अपने मन में या अपने होठ हिला के थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कर लिया करो। मन में तो कई बार हमें, मेरी आवाज़ तुम्हें कैप्चर हो जाएगी लेकिन तुम बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक बार बोल के ज़रूर इसे प्रैक्टिस किया करो। देखो, एनिमल्स में कई सारी कैटेगरी है। एक आपकी एडवांस एनिमल्स आते हैं कॉर्डेट्स, और एक होते हैं आपके लोअर एनिमल्स नॉन कॉर्डेट्स। अब इसका मतलब क्या है? कॉर्डेट का मतलब क्या है? कॉर्डेट मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? यहाँ मैं लिख रही हूँ नोटोकॉर्ड। देखो, उनकी लाइफ की किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कॉर्डेट, और जिसमें नहीं प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट। समझाती हूँ। देखो, अगर हम हमारी बात करें, हमारी बात, तो हमारे बैक पे क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है। लेकिन बचपन में जब हम मदर के वॉर्म के अंदर थे, माँ के पेट के अंदर थे, तो ये हड्डी इस तरह से नहीं प्रेजेंट थी, वो एक सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में प्रेजेंट थी। ठीक है, और उसी सॉलिड सिलेंडर को हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं।
कोई भी सॉलिड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से नर्व्स पास होती हों उसे हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। बात समझ में आया? ये चीज़ें मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि ये आपकी लोअर क्लासेस की चीज़ें हैं, 11th की और 9th की चीज़ें हैं। ये बात समझ लो, लेकिन क्योंकि नाम आया तो मैं चाह रही हूँ आप समझ लो। नोटोकॉर्ड मतलब कोई भी सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो आपकी पीठ की तरफ प्रेजेंट होता है और उसके अंदर क्या पास होती है? नर्व्स पास होती हैं। और हमारी कौन सी नर्व पास होती है? स्पाइनल कॉर्ड वाली, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, हमारे में एडवांस चीज़ें हैं। किसी के भी लाइफ की किसी भी स्टेज में, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, चाहे बर्थ के बाद, या किसी भी पार्ट में उसके कहीं भी अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कह देंगे? कॉर्डेट कह देंगे। बात समझ में आई? ठीक है। और जिनमें नहीं प्रेजेंट है उसे क्या कह देते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। हाँ, तो वो कॉर्डेट में ही आएगा। वो कॉर्डेट किसी लाइफ की किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कॉर्डेट में ही काउंट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एनिमल्स के नोटोकॉर्ड बाद में चल के वर्टिबल कॉलम बन जाता है। नोटोकॉर्ड और वर्टिबल कॉलम में ज़रा सा फ़र्क है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वर्टिबल कॉलम कई सारी हड्डियाँ उसमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी, उसमें टोटल 26 हड्डियाँ प्रेजेंट हैं। लेकिन जब ये बचपन में रहा होगा तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर रहा होगा, सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर रहा होगा। बात समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं हम कॉर्डेट, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसे कहते हैं, एक बात समझ लेना, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है वो सारे के सारे कॉर्डेट में ही आएंगे, लगभग सारे। मैं पूरा नहीं कह सकती लेकिन लगभग सारे, ठीक है। किसी किसी में वो नोटोकॉर्ड के ही फॉर्म में रह जाता है, किसी किसी में वो चेंज होकर वर्टिबल कॉलम बनता है, ठीक है। तो इसको भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं, अभी मैं बताऊंगी। शायद मैंने कल भी बताया था, वर्टिब्रेट्स के बारे में मैंने बताया था। कॉर्डेटा का ही एक ग्रुप है वर्टेट। कॉर्डेट्स जो होते हैं उसको दो ग्रुप में बांटा गया है, एक होते हैं वर्टिब्रेट, एक होते हैं नॉन वर्टिब्रेट। नॉन वर्टिब्रेट मतलब नोटोकॉर्ड ऐसा का ऐसा ही रह गया है, और वर्टिब्रेट मतलब नोटोकॉर्ड किस में बदल गया है? वर्टिब्रल कॉलम में। बात समझ में आया? खैर, ये सब क्लासिफिकेशन की चीज़ें हैं 11th की। अगर आपको नहीं भी पता होगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कुछ दिनों में उस पर भी लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उस पर भी लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे 11th के, ओके। चलो देखो, तो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का ये क्या है? लिंक है। कौन? बेलानोग्लॉसिस। ये दोनों के कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। आ जाओ आर्कियोप्टेरिक्स पे, इसका जिक्र हम कर चुके हैं जब हम डायनासोर के बारे में पढ़ रहे थे। ये ऐसा डायनासोर था जिसके पास पूंछ भी थी और क्या था? पंख भी थे, ठीक है। यानी कि पूंछ का होना दिखाता है कि वो क्या है? रेप्टाइल्स है। सारे डायनासोर आपके क्या है? रेप्टाइल्स में काउंट होते हैं। सारे डायनासोर्स क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं। ये भी डायनासोर था तो ये भी क्या था? रेप्टाइल था। पर इसके पास पंख होना ये दिखाता है कि बर्ड का कैरेक्टर, यानी कि रेप्टाइल से ही क्या बने हैं? बर्ड्स बने हैं, ठीक है। तो ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच का क्या था? कनेक्टिंग लिंक था। अब ये प्रेजेंट नहीं है, ये डायनासोर के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसके फॉसिल्स हमें मिले थे। तो इतने सारे थे आपके कनेक्टिंग लिंक, और भी हैं लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है, बहुत एक्सेस नहीं पढ़ना है, इतना ही कम से कम हम याद रख सकें। क्लियर? ओके। तो इतना चीज़ें आप नोट कर लो। बाकी नेक्स्ट अब बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स की, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, मैं हेडिंग डालती हूँ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। कुछ और नोट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। इसमें लिख सकते हो कि कॉर्डेट वो होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? नोटोकॉर्ड। ये पॉइंट तो नोट कर लो, बाकी मैं मिटाती हूँ। मतलब देखो, सिर्फ एक एनिमल के बेसिस, हमको कई बेसिस मिल रहे हैं ना, इसीलिए तो हम इतने सारे एविडेंस पढ़ रहे हैं। हम फॉसिल्स भी पढ़ रहे हैं, हम कनेक्टिंग लिंक भी पढ़ रहे हैं, अभी वेस्टिजियल ऑर्गन भी पढ़ेंगे, होमोलॉजी भी कहेंगे। तो सारी चीज़ों का मिला जुला हम देखते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है, किसी एक चीज़ के बेसिस पे हम नहीं कह रहे हैं। आपने सही सवाल उठाया कि एक चीज़ के बेसिस पे नहीं कह सकते, एक ऑर्गेनिज्म पे सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तब इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, हो गया, मिटा दूँ? जम्हाइयाँ, तुम्हारी जम्हाइयाँ
मौसम ही ऐसा है ना कि सोने का मन करता है। मैं सो जाऊं तब तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा? सोया हुआ जाएगा। चलो देखो, पहले मैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स हेडिंग डाल लो, मैं उसको भी नोट कर दे रही हूँ, फिर एक ही साथ एक्सप्लेन करूँगी। ओके चलो। जल्दी जल्दी नोट करना। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमें पढ़नी है इन सब में, कनेक्टिंग लिंक वेस्टिजियल ऑर्गन में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर जो हमारे लिए ज़रूरी है हम उतना पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके चलो। ओके, आप लोग देखते हो कभी कभी? पक्का? अरे सच में ज़रूरत है तो कमेंट कर दो, मैं बना दूँगी, उसमें क्या है। मुझे अगर रिक्वेस्ट मिलेगी, मैं एक भी अगर रिक्वेस्ट आए तो मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊँगी। क्या? ठीक है चलो। देखो इधर हम बात कर रहे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। कनेक्टिंग लिंक हम पढ़ चुके, उसे हम अच्छे से समझ चुके। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन की। ये भी आपका एक एविडेंस है। देखो मैंने कहा सारे एविडेंस मिला के हम सोचते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। वेस्टिजियल मतलब होता है अवशेषी, यानी कि बचा हुआ, ठीक है। ऑर्गन मतलब कोई अंग, अवशेषी अंग यानी कि कोई बचा हुआ अंग, यानी कि हमारे पूर्वजों में वो अंग बहुत ही विकसित था, बहुत ही डेवलप्ड था, लेकिन हमारे तक आते आते जैसे जैसे आगे बढ़ता गई पीढ़ी, वैसे वैसे उस ऑर्गन का काम ख़त्म होता गया, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत अच्छा लॉजिक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत लैमार्क वाली थ्योरी काम में आती है, यूज़ एंड डिसयूज़ वाली। जिस चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया गया वो उतना ही ज़्यादा मॉडिफाई होकर और ग्रो करता गया, और जिस चीज़ का यूज़ हमने कम कर दिया वो क्या हुआ, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया, उसके कुछ अवशेषी अंग बचे हैं। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तो बेहतर समझ में आएगा। देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये क्या है? आपने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का नाम कभी सुना है? पहले ये बताओ। नहीं सुना है? अपेंडिक्स हो जाता है लोगों को, ये बीमारी सुनी होगी। होता क्या है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, माउथ से शुरू होता है, एनस पे ख़त्म होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन नाम आप जानते होंगे, और इंटेस्टाइन कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है सीकम। क्या स्ट्रक्चर होता है? देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा रुको, यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मान लेना क्या है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे करके कुछ होता है ना? अच्छा बनाया। चलो देखो, इनको ना एक जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सीकम। क्या कहते हैं? इसको माना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे जोड़ता है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसी जगह पे, सीकम की जगह पे, यहाँ पे एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? फिंगर की तरह, छोटी उंगली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? देखो पहले क्या होता था, इसका काम क्या था पहले वो बता दूं, और अब ये क्यों ऐसा है ये भी बता दूं। पहले के जो हमारे पूर्वज लोग थे, यानी कि बंदर जो थे, है ना, वो क्या खाते थे? वो प्लांट्स वगैरह खाते थे, पत्तियाँ उत्तियाँ खाते थे। बाद में तो मीट का ट्रेंड आया ना, बाद में कार्निवोरस वाला ट्रेंड आया।
शुरुआत की एकदम बात करें तो वो हर्बीवोर्स हुआ करते थे, है ना। मानते हैं ना कि जो पहले जंगल में रहते थे हर्बीवोर्स हुआ करते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना शुरू किया, है ना। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना शुरू किया, फिर एक बार जंगल में आग लग गई तो उन्हें पका मीट खाने की आदत हो गई, तब धीरे धीरे उन्होंने जो भी उनका खाना था वो पका के खाने लगे, ठीक है। तो शुरुआत में क्या थे, शुरुआत में वो हर्बीवोर्स थे, पेड़ पौधों को पत्तियाँ उत्तियाँ खाते थे, घास फूस खाते थे, ठीक है। जो भी बंदर खाते तुम्हें नज़र आते हैं तो वो सारी चीज़ें खाते थे हमारे पूर्वज, ओके। और हम क्या हैं, पापी इंसान। खैर, तो पूर्वज लोग क्या थे, हर्बीवोर्स थे। एक बात बताओ, प्लांट के सेल वॉल में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी मॉलिक्यूल पाया जाता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ही दिक्कत होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए, स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पहले जब हमारे पूर्वज लोग ये सारी चीज़ें खाते थे, हाँ तुम पायल की आवाज़ सुनो, हद है, मतलब इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहे, ये नहीं सुनो, जरा सा पायल की आवाज़ सुन ली उस तरफ सारा ध्यान, क्या होगा। वो तो खैर लड़का है, समझ में आ रहा, तुम खैर चलो इधर देखो। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या खाते थे, घास फूस खाते थे, वॉटेवर, ठीक है। यानी कि वो मीट नहीं खाते थे, तो उन्हें क्या डाइजेस्ट करना पड़ता था, सेल्यूलोज। अच्छा एक और बात, वो पका के नहीं खाते थे, वो कच्चा खाते थे, तो उन्हें क्या डाइजेस्ट करना पड़ता था, सेल्यूलोज। मैं एक बार लिख दूँ, पता चले मैं सेल्यूलोज बोल रही हूँ, किसी को समझ में ना आए। क्या है ये, सेल्यूलोज। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, किसके, प्लांट्स के, ठीक है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें स्पेशल बैक्टीरिया चाहिए। हमारे पूर्वजों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में वो बैक्टीरिया हुआ करता था, और जैसे ही इंटेस्टाइन के थ्रू वो फूड पास होता था तो सेल्यूलोज का डाइजेशन यहाँ होता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमने खाना पका के खाना शुरू कर दिया। पकाने के बाद सेल्यूलोज काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो जाता है। हमने खाना पका के खाना शुरू कर दिया, और क्या, मीट वगैरह ज़्यादा खाने लगे, तो इसका धीरे धीरे काम ख़त्म होता गया। जैसे इसका काम ख़त्म होता गया तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, नॉन फंक्शनल। अब ये किसी काम का नहीं है। पूर्वजों में ये फंक्शनल था, और अब क्या हो गया है, इवोल्यूशन के थ्रू नॉन फंक्शनल हो गया है। तो क्या इस चीज़ में इवोल्यूशन हुई है, यस। क्या यूज़ एंड डिसयूज़ के आधार पे हुई है, यस। तो यहाँ पे लेमार की थ्योरी ये वाली सही हो जाती है। तो देखो, किसी भी थ्योरी को हम पूरी तरह नहीं खारिज करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कोई चीज़ तो ऑब्जर्व की है, कहीं तो ऑब्जर्व की है, तभी उन्होंने कोई थ्योरी दी है। तो कहीं ना कहीं हर साइंटिस्ट की थ्योरी आपको काम आएगी, क्लियर। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अब क्या है, नॉन फंक्शनल है। पहले क्या था, फंक्शनल था। क्या फंक्शन करता था, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता था, क्लियर। अच्छा, तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब क्या है, ये अवशेष अंग, कोई काम नहीं है, लेकिन ये दर्शा रहा है कि हमारे पूर्वजों में ये था। तो ये क्या है, पूर्वजों का अवशेष बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। हमारे में बात कर रहे हैं, हमारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में नहीं फंक्शनल है, गाय वाय में फंक्शनल है ये, ठीक है। जो भी आपके कैटल्स हैं, जो भी हर्बीवोर्स आपको दिख रहे हैं, उसमें ऑफकोर्स ये फंक्शनल है, अगर प्रेजेंट है तो। किसी किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। हमारे में था, लेकिन अब फंक्शनल नहीं है। अब ये खाली बीमारी कॉज करता है। मान लो यहाँ फूड वगैरह इकट्ठा होने लगा तो ये क्या कर देगा, इसमें सूजन आ जाती है, और लोग कहते हैं अपेंडिक्स की बीमारी हो गई है, पेट दर्द होने लगता है उससे, ठीक है। तो फालतू काम, इसका कोई काम नहीं है। चलो बात करते हैं मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना की, ठीक है। आपकी जो कान है, थोड़ा पहले अगर मैं जाऊं तो पहले क्या थे, कान बड़े बड़े हुआ करते थे कि फेस पे मक्खी वक्खी बैठे तो ऐसे ऐसे आप जैसे गाय भैंस करती हैं, नहीं, ऐसे ऐसे वो मक्खी हटाती रहती हैं। तो आपके भी कान पहले ऐसे मूव कर सकते थे, पर क्योंकि फिर आप लग्जरी में रहने लगे, कोई मतलब है ना, नॉट लग्जरी, पर पहले के टाइम पे भी आप कान का ज़्यादा यूज़ नहीं किए, तो धीरे धीरे कान की मसल्स क्या होती गई, कम होती गई, और वो फंक्शनल नहीं है। अब वो मसल्स हमारी कान की काम नहीं करती, हम हिला नहीं सकते अपने कान, ठीक है। हम अपने कान इस तरह से हिला नहीं सकते, और ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है। कोई नहीं कहेगा, हाँ ऐसा माना जाता है, उस पर अभी आएंगे मैं, क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, इसको साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। देखो एक बार मुझे टाइम बता दो जल्दी से, 28 अभी है, बहुत है। देखो तो हमारे कान, अच्छा कोई ये नहीं कहेगा कि ईयर पिन्ना ख़त्म हो गया, नहीं, ईयर पिन्ना है, इसको ईयर पिन्ना कहते हैं आप,
है ना, इस तरह ये जो है इसे क्या कहते हैं, मैं कोई डांस का स्टेप नहीं कर रही हूँ, ठीक है। देखो हाँ, मतलब इडियट्स वाले लगा दो तुम। आज 3 लोग बैठे भी हो, 3 इडियट्स ही हो तुम लोग, ठीक है। खैर, तो ये आपका क्या है, अब मुझे करने में भी ऑड लग रहा है, ये क्या है आपका ईयर पिन्ना है। जो भी आपको कान का बाहर का दिख रहा है वो क्या है, ईयर पिन्ना है। वो नहीं ख़त्म हुआ है, उसके जो मसल हैं, मसल जो उसे मूव करवाती थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो अब हमारे में नहीं है, या फिर हैं भी तो नॉन फंक्शनल हैं, ठीक है, फंक्शन नहीं करते हैं। बात समझ में आया। नेक्स्ट, ये तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, निपल्स इन मेल। निपल्स मतलब आपका जो ब्रेस्ट होता है, किसी भी वुमेन का या मेल का जो ब्रेस्ट होता है, फीमेल में मस्कुलर होता है और वो बेबी को फीड कराने के काम आता है, लेकिन मेल में बस उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। बात समझ में आया। तो वो मेल में क्या है, वेस्टिजियल है। देखो कुछ, अगर हम लोग क्या हैं, सारे लोग मैमल्स हैं, हम लोग पहले कुछ मैमल्स रहेंगे, उसी से बने होंगे। एकदम बंदरों वाले में मत जाओ, थोड़ा सा और आगे आते हैं तो एक हमारा मैमल होता है, उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, मैं कल आपको क्लियर कर दूंगी उसका नाम। वो क्या होता है, वो उसके मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स बेबी को फीडिंग कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों बच्चे को दूध पिलाते हैं, क्लियर। और उसी से धीरे धीरे इवॉल्व होके हम तक बने हैं। तो अभी तक फीमेल में तो सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन मेल में क्या हो चुका है, इवोल्यूशन हो चुका है। मेल के अब जो ब्रेस्ट है वो नहीं प्रेजेंट है, उनमें सिर्फ निपल्स प्रेजेंट है। ब्रेस्ट मतलब पूरा का पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, निपल्स प्रेजेंट है, और वो फंक्शनल नहीं है, वो मिल्क सिक्रेट नहीं करते हैं। तो वो आपका क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं है। बात समझ में आया। तो निपल्स इन मेल, ये सिंबल किसका है, मेल। मेल को इस तरह से हम दर्शाते हैं, ठीक है, और फीमेल को इस तरह से दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड मोलर। थर्ड मोलर क्या है, आपके दांत को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। जो आपके लास्ट के आखिरी दांत होते हैं, जो 32वां जोड़ा हम लोग के जिसे कहते हैं, है ना, 32वां दांत जो होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं, और थर्ड मोलर कहते हैं। टोटल 3 मोलर होते हैं, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 ऊपर, 3 इधर, ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो जो आपका लास्ट वाला तीसरा वाला होता है, जो कहते हैं लोग कि समझदारी का निशानी है, अकलदाढ़ जिसे कहते हैं लोग, ठीक है, तो वो आपका क्या है, वेस्टिजियल है। पहले क्या होता था, जो भी आपके एंसेस्टर्स थे वो कच्चा मीट वगैरह खाते थे। थोड़ा सा हर्बीवोर्स के आगे आओ तो वो क्या खाते थे, कच्चा मीट खाते थे, है ना, रॉ मटेरियल्स खाते थे, रॉ मीट वगैरह खाते थे, उनको चबाने में बहुत मेहनत पड़ती थी। तो ये वाले जो लास्ट वाले दांत थे वो चबाने के काम आते थे। अब हमें उतना चबाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मोस्टली लोगों में देखो नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट ही हैं, लेकिन किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, भले वो चबाने के काम आते हैं लेकिन अब उतना नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। बात समझ में आए। और थर्ड मोलर को विजडम टीथ भी कहते हैं, विजडम टीथ, ठीक है। इतनी चीज़ें नोट करो। नोट हो गया है। हेलो हेलो, चलो हो गया, आई होप हो गया है, मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। एक और चीज़ बच गया हमारा एविडेंस में, वो चीज़ भी पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है ना, उसमें कुछ खास है नहीं, बस हेडिंग डालो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, इसमें 2 साइंटिस्ट का जिक्र है और दोनों एक दूसरे की बात का विरोध करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। कई लोग पहले वाले की बात मानते हैं, कुछ लोग दूसरे वाले की बात मानते हैं। कहीं कहीं पहले की बात सत्य होती है, कहीं कहीं दूसरे वाले की बात सत्य होती है, ठीक है। तो हमें बस उन दोनों को पढ़ लेना है, और जहाँ ये बातें आएंगी वहाँ मैं याद दिलाऊंगी आपको कि देखो इनकी ये वाली बात सही है, ठीक है। तो आप बस इसको एज अ लाइन याद रखना, क्योंकि ये लाइन कभी कभी आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है।
तो लिखो पहले साइंटिस्ट थे आपके अर्नेस्ट हेकल। पहले साइंटिस्ट थे आपके अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने क्या कहा था, सुन लो अभी लिख लेना। इन्होंने क्या कहा था अर्नेस्ट हेकल ने कि जो भी एडल्ट बना है ना वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में उन सारी स्टेज से पास करता है जैसे वो बना है। मानते हैं लोग कि पहले क्या था, प्लांट्स था, प्लांट से फिर एनिमल्स बने और एनिमल्स में भी एक पूरा ऑर्डर दे रखा है आपको 11th में, ठीक है। पहले फिशेस बनी थी, फिशेस से एम्फीबियन बने थे, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने थे, रेप्टाइल से बर्ड और बर्ड से मैमल। तो इनका कहना था कि एम्ब्रियो जब हम है ना तो हम इन सारी स्टेज से होते हुए गुजरते हैं। एम्ब्रियो जो आपका ये सारी स्टेज दिखाता है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, जो एम्ब्रियो होता है उसके यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बाद में ये प्रूफ हुआ था ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा देखा था तो ऐसा कंक्लूजन निकाल लिया था। अगर एम्ब्रियो का कभी छोटा सा एम्ब्रियो का डायग्राम अगर कहीं देखा हो तो वो पहले क्या थोड़ा सा पूंछ भी उसके जैसे पूंछ जैसा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था पहले गिल्स मछली जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, पूंछ निकल गया यानी कि रेप्टाइल्स जैसा शो कर रहा है और धीरे धीरे क्या बन रहा है, मैमल्स बन रहा है। इनके कहने का मतलब एडल्ट उन सारी स्टेज से पास होता है जिससे उसका इवोल्यूशन हुआ है, हर एक इंडिविजुअल। जबकि हम क्या मानते हैं धीरे धीरे इवोल्यूशन हो चुका और फाइनल हम बने हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब वो एम्ब्रियो है यानी कि माँ के पेट के अंदर है तो वो उन सारी स्टेज से पास होके बन रहा है, ठीक है। इन्होंने ऐसा कहा था। तो वॉन बेयर ने इसी का विरोध किया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जो आप स्ट्रक्चर्स देखे हो वो इस बात का प्रूफ नहीं देते हैं। पहले कभी इवोल्यूशन हुआ है लेकिन आज एम्ब्रियोलॉजिक मतलब जब हम एम्ब्रियो हैं तब ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। बस एक दूसरे की बात का ये विरोध कर रहे हैं, दैट्स इट। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें, और इसका जहाँ भी यूज़ आएगा मैं आपको वहाँ वो चीज़ याद दिलाऊँगी, ठीक है। एक एक लाइन लिख लो इसमें। इतनी सी बातें हैं इनके बारे में। हो गया, चलो अभी लिख लेना। एक बात सुनो, इनका थोड़ा सा चीज़ें मैं बताती हूँ, इनका कहाँ कहाँ यूज़ आता है, एक आपको आइडिया देती हूँ। देखो, एक आपका वर्ड आता है रिटेंशन, ठीक है, मतलब रिवर्जन भी कई लोगों से कहते हैं रिवर्जन। रिवर्जन मतलब क्या है, कुछ जो हम में अब वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह प्रेजेंट हैं, कभी कभी क्या होता है किसी किसी इंडिविजुअल में वो फंक्शनल होते नज़र आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई कोई अपने कान को ज़रा ज़रा सा हिला सकता है, कई लोग थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं। हम में वो चीज़ वेस्टिजियल है लेकिन उसमें क्या हो गया है, रिवर्जन हो गया, यानी कि जो पुराने वाले कैरेक्टर्स थे थोड़े बहुत उसमें अभी भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यानी वेस्टिजियल का क्या हो जा रहा है, रिवर्जन, उल्टा हो जा रहा है। जैसा हमारे पूर्वज लोग में प्रेजेंट था, किसी किसी इंडिविजुअल में वो कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बता देता है, अर्नेस्ट हेकल की बात सत्य कर देता है कि एडल्ट पास होता है उन सारी स्टेजेस से, सॉरी एम्ब्रियो पास होता है उन सारी स्टेजेस से जो आपकी इवोल्यूशन के दौरान हुई हैं। यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल की बात सत्य हो जाती है। कभी कभी कुछ आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा किसी किसी के यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब एक आध बार न्यूज़ में मैंने देखा है कि किसी किसी के यहाँ पे कुछ कट्स प्रेजेंट होते हैं या निशान प्रेजेंट होते हैं। तो अर्नेस्ट हेकल कहते हैं कि वो मछली के स्टेज के थ्रू पास होते हुए आया है अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसीलिए वो गिल्स प्रेजेंट हैं। तो वहाँ इनकी बात सही हो जाती है। लेकिन हम सब में देखा जाए तो इनकी बात सत्य होती है, वॉन बेयर की। ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं है। बात समझ में आया? कुछ लोग अपने जीभ को ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक हीरोइन है,
क्या नाम है उसका, नहीं ना, आलिया भट्ट ही, तुम सारे आलिया भट्ट कर है ना। हाँ, जो उसमें है ये क्या केदारनाथ मूवी में एक हीरोइन है। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। अरे मुझे नहीं याद आ रहा। एक हीरोइन है आपकी, वो अपने टंग को ऐसे ट्विस्ट कर सकती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अपने टंग को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो बताओ टंग मूव कर पाना किसका कैरेक्टर है? आपके रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लिया, अच्छा हुआ मैंने हीरोइन का नाम नहीं लिया। तो वो सांप वाले कैरेक्टर हैं आपके, ठीक है। हाँ, वही मतलब सांप वाले कैरेक्टर तुम्हारे अंदर है। तो यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल की बात सही होती है कि एम्ब्रियो उस स्टेज से पास हुआ है और वो चीज़ उसमें क्या है, आज भी फंक्शनल है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी हमारे आज की, और यहाँ पे आपका एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या हो जाता है, ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है।